हेलो एवरीवन। आप लोगों के साथ थोड़ी देर पहले मैं ये डीपीपी डिस्कस करता हूँ। टेस्ट भी डिस्कस होना टेस्ट भी डिस्कस होना था। अच्छा, तो पहले टेस्ट लेना था। चलो है। यस सर। एक मिनट, पहले टेस्ट लेना। तो बताइए आपको किस किस क्वेश्चन में डाउट है। सर 3। A metal surface is illuminated by light of two different wavelengths. ये वेवलेंथ गिवन है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर u1 एंड u2 और उनका रेशो गिवन है। एच सी की वैल्यू ये गिवन है। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज नियरली। इससे हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशो मिल जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। यस सर, उससे हो गया था। हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एच सी बाई लेमडा माइनस 1 to 4 2 by lambda। वर्क फंक्शन। तो एक में अगर ये 4 टाइम्स हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर, तो 4:1 का रेशो आ गया। दो इक्वेशन बन गई। उससे फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ये सब हमें मालूम है। ओनली वन अननोन है। ठीक है। सर वेवलेंथ क्या लेंगे? ये दी तो है वेवलेंथ 248 और 310 अलग अलग। ठीक है सर। किसका डाउट था वैसे, ये आकाश का? नो नहीं सर, सर। प्रियांशु का। अंशु, हाँ। तो वेवलेंथ तो ये है वेवलेंथ। डाउट हुआ कुछ वेवलेंथ के उसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो किसका। सर 7। सर 6। फिफ्थ। 6 6। 6। For intensity I of a light of wavelength is the photoelectron saturation current इतने माइक्रो एम्पियर गिवन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये गिवन है। वर्क फंक्शन निकालना है। सर ये फोटो इलेक्ट्रॉन सेचुरेशन क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन सेचुरेशन करंट, भाई ग्राफ जो हमने ग्राफ बनाया था। सर मैक्सिमम करंट। हाँ, ये जो यहाँ पे ये ऐसे आता है, ये जो आई है ये फोटो इलेक्ट्रॉन करंट, और जो सेचुरेशन करंट ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है यहाँ पे ये सेचुरेशन करंट है। पर इसकी जरूरत ही नहीं है। इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैंने वेवलेंथ के मैंने इससे वर्क फंक्शन आ जाएगा। ओके सर। हाँ, इसकी जरूरत नहीं थी। पर ये सेचुरेशन करंट, ये तो इतने ग्राफ हमने स्टडी किए यहाँ पे। ये वोल्टेज ली अपने, और ये फोटो सेचुरेशन करंट है। यही तो ग्राफ ऊपर भी बने हुए हैं, है ना। वो फोटो इलेक्ट्रॉन करंट है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो सेचुरेशन करंट है। ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट डाउट बताएं। 7।
when a monochromatic point source of light is at a distance of 0.2 meter from a photoelectric cell, the saturation current and cutoff wavelength, cutoff voltage ये given है। तो अगर सेम सोर्स को 0.4 मीटर अवे रख दें फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक सेल, देन सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसलिए जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो डिस्टेंस अगर हमने डबल कर दिया तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, और इसलिए जो सैचुरेशन करंट है वो भी 1/4 हो जाएगा। और जो कट ऑफ वोल्टेज है वो तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ तो अब सर कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन है। 10। हाँ अभी आगे चलता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आएगा इंटेंसिटी का याद रखना है, इंटेंसिटी फॉर पॉइंट सोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, और इंटेंसिटी 1/4 होगी तो करंट जो है आई वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, फोटो करंट, तो इसलिए वो भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है? 11th? सर 10। 10th? The frequency of incident light falling on a photosensitive metal plate is doubled. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तुम्हारा कौन सा आ रहा है, या तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है बताओ सर मुझे मैंने तो फिर। डबल लगा दिया था। सर डबल आ रहा था। मोर देन डबल नहीं आ रहा? देखो अभी देखते हैं। सर बता दो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ये था नॉर्मली एच डी माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी 1। अब काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में जब हमने ये फ्रिक्वेंसी को डबल कर दिया, एच ये होगा 2 न्यू माइनस फाइव, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है सेकंड केस में। अब इसको कंपेयर करने के लिए इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को। यस सर समझ गया। हाँ तो ये जो -25 आएगा इसे मैं -5 ऐसा लिख लेता हूँ, और ये -5 इधर आके +5 हो गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो डबल से ज्यादा आ गई है, 2k1 + 5। ये 5 था जाके प्लस हो गया काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में इतनी आ गई, तो ये डबल से ज्यादा आया ना, वर्क फंक्शन ज्यादा है डबल से। यस क्लियर है सर डाउट? गॉट इट। हाँ डाउट क्लियर है। हाँ और बताओ। 13। A pure resistance and pure inductance are connected in series 100 volt AC line के क्रॉस। वोल्टमीटर gives same reading across resistance और इंडक्टेंस, यानी दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो अगर पोटेंशियल के टर्म्स में देखें तो वी आर और ये वी एल 90 डिग्री पर होते हैं। यस सर।
ये हमारा 100 और ये दोनों इक्वल है, तो अब आ जाएगा अच्छा 100/√2। इससे वी आर निकाल लेते या वी एल, है ना। सर, ये तो लगाया ही नहीं कुछ। हाँ, तो इक्वेशन से करना था ना हमें, जो भी चीजें करनी है हमें इक्वेशन से करनी है। हम उससे भी कर सकते थे, z = √r² + तो इसमें अगर आई से मल्टीप्लाई कर दूं, आई जेड, तो ये वी बन जाएगा। आई से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी आई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अंदर जाके IR² IXL², तो ये सेम इक्वेशन बन जाएगी। ओके सर, समझ गया। हाँ, तो चाहे इससे बना ले चाहे हम वैसे याद रखें और इसमें वैल्यू रखें। और अगर VC भी दिया होता तो ये इक्वेशन VL - VC² ये हो जाती, है ना। यस सर। तो ये वाले क्वेश्चन हमें ऐसे करना था। और बोलो। तो सर नेक्स्ट है 16, नहीं सर 17। An inductor of inductive reactance 100 ohm, capacitor of capacitive reactance 50 ohm, and resistance of R ohm are connected in series. All voltmeter ammeter are connected are ideal. Reading of voltmeter V1 की 400 वोल्ट एंड 200 वोल्ट V2 की है, तो इनका जो नेट पोटेंशियल हो गया वो हो गया 200, 400 - 200 VL - VC। सेम इक्वेशन लग रही है। यस सर। इससे निकल जाएगा हमारा V, और V आ गया तो सेम फिर ही थी। उससे उससे हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, करंट हमें गिवन है V/I से, फिर ये R आ जाएगा। यस सर। तो ये था 200√2 और ये VR, और ये 400 - 200, ये 200² है। ये भी 200² होगा तभी 200√2 आएगा। यस सर। इसलिए ये 200 आ गया। और आ गया आंसर। मीटर 4 है, हाँ, तो V/200/4 50 ओम ये आ गया, निकाल ले। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट डाउट। सर 25। अच्छा, और बाकी क्लास में तो और किसी का कोई डाउट नहीं है? बाकी सबने पेपर ट्राई नहीं किया लग रहा है, और किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है? सर ध्रुव तो पेपर नहीं दे पाया था, उसके स्कूल में एग्जाम थे। किसके? सर ध्रुव के। अच्छा, सर कौन सा क्वेश्चन पूछा है? 25। 25 में 20। 25 में या 25 वोल्ट रख देंगे। सर ये तो हो गया था। हाँ, तो फिर यही तो तुमने पूछा। सर 20। तो पता नहीं, लिख तो रखा मैंने, लेकिन हो गया था। चलो कोई बात नहीं, अब समझ गए। sin ω t 1/2 आ गया, यानी π/6 आ गया। यस सर, पहले भी आया था ये तो। हाँ, से कर लेंगे। और 20
उसमें पूछा है इंस्टेंटेनियस पावर। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो है v इंटू आई, इंडक्टेंस के क्रॉस लगाई हमने, तो v है v नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है तो ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लो, है साइन इंटू कॉस, उसको हम साइन टू ओमेगा टी में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जो पावर का फंक्शन है उसकी फ्रिक्वेंसी टू ओमेगा ही आएगी। इंस्टेंटेनियस पावर की, ये इंस्टेंटेनियस है, समझ गए। यस सर। वो एवरेज पावर जीरो होती है, हमें शायद वो लगा होगा कि एवरेज पावर, इसमें तो आंसर भी नहीं दिया जीरो का, है ना, ऐसा लग रहा था हमें। यस सर लग रहा था। हाँ एवरेज, वो एवरेज पावर है, वो जो हम लिखते हैं ना, याद रखना है, वी एवरेज, वो है वी आर एम एस, आई आर एम एस एंड कॉस। कॉस पाई, पावर फैक्टर कहते हैं जिसे। तो इससे एवरेज पावर निकलेगी, और इंस्टेंटेनियस पावर तो किसी भी मूवमेंट पर जो पोटेंशियल और करंट है उस इंस्टेंट की पावर आ रही है। तो एवरेज पावर कंज्यूम, एवरेज पावर तो जीरो है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, खाली प्योर इंडक्टेंस में, और प्योर कैपेसिटेंस में भी ऐसी जीरो है। तो डाउट आपके हो गए सब, पूरे कंप्लीट हो गए। यस सर। यस सर। सर डीपीपी अभी की नहीं, टेस्ट का ही कर रहे थे, ट्राई नेक्स्ट क्लास देखिए। में पक्का कर लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं एक दो क्वेश्चन ही पूछूंगा, अभी सोच के रिप्लाई कर देंगे अभी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और उसके बाद फिर ट्राई कर लेना, डीपीपी 3 भी मिल गई है अभी तो। और डीपीपी ट्राई करो आप लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाओ। क्या लग रहा है अभी, घर पर रहते रहते आपको लग रहा है थोड़ा बोरिंग फील हो रहा है, सेचुरेशन आ रहा नो सर, अच्छा टाइम मिल रहा है। है अच्छा टाइम मिल रहा है, घर पे टाइम ठीक पास हो रहा है। सर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। हाँ ये डॉट बने हैं ना, नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड। इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्राई करेंगे एक सर बार एक देखते मिनट। हैं। हाँ सर जो वेलोसिटी की है हमारी, क्या कहते हैं, डायरेक्शन, हम्म, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगेगा। चलो मान लेते हैं वेलोसिटी इधर है, गिवन नहीं है, पर इसके हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो वैसे पूछी भी नहीं है, लेकिन v जीरो इधर मान लिया मैंने। फिर आप क्या करेंगे। सर अब एक एफ फोर्स लग रहा है बहुत, मतलब हाई फोर्स, कम टाइम के लिए, तो फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, फ्रिक्शन लेस है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी ना। नहीं वो तो इम्पल्स लगाया है हमने, फोर्स इम्पल्स लगाया ना, तो वो तो वेलोसिटी m भी हो गया, तो इसलिए वेलोसिटी मिल गई इसको। अब इस वेलोसिटी से मूव कर रही है रॉड।
फिर इसके बाद सर उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। हाँ, एक्चुअल में जो फोर्स BIL होता है वो BIL इसलिए नहीं लग पा रहा है इसमें क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं हो रहा, इसलिए कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है यस सर। और कोई सपोर्टिंग फोर्स भी नहीं है, तो इसलिए जी ना सर, बढ़ेगी। फ्रिक्शन भी नहीं है और ना मैग्नेटिक हाँ फोर्स है, तो हाँ, इसलिए इसलिए ना कुछ बढ़ नहीं रही है, इसलिए कांस्टेंट स्पीड। वाला तो मैंने डिस्कस किया था tenth वाला। एक बार ये और देखते हैं, इसके बाद फिर मैं आगे स्टडी में चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देखते हैं, मुझे हिंट देंगे कैसे करना है ये लॉन्ग ओके कंडक्टर है सर। जिसमें करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो चेंज इन वर्क डन अपॉन का टाइम होगा मैकेनिकल पावर। हाँ, तो फिर कैसे निकालेंगे? एक सेकंड सर। ये क्लास में बाकी लोग नहीं बता रहे, आप एक दो स्टूडेंट ही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे क्लास में से। आप लोग ही बताओ। सर पावर F/V ले सकते हैं। सर BIL से फोर्स निकाल लेंगे ना। सर पावर इक्वल्स टू V इंटू आई कर देंगे। F/V सीधे सीधे इतना ही तो करना है हमें, और F=BIL, तो बस इतना ही बोलना है। यस आगे सर। इंस्टेंटेनियस पावर खत्म हो जी गया, सर इतना ही करना था, है ना। और F BIL, चलो बाकी क्वेश्चन ट्राई करके यूनिट आना। में ध्यान रखिएगा। हाँ, यूनिट ध्यान से रखनी है, सब फिर आंसर आएगा। जी सर। अगली बार ट्राई करके आएंगे, प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ा देंगे। यस सर, दोनों कर लेंगे। सर हमारे पास बाहर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता ना कि टीपीपी डल गई। अच्छा, पता खुद नहीं जाके चलता। चेक करना पड़ता है, हाँ। चेक करते रहते हैं। सर ऐप भी दिखती नहीं है फोन में कभी कभी सर, उसका वाइट सा बैकग्राउंड ना। हाँ, और इसके अलावा मैंने ये भी कहा था क्योंकि आपका कोर्स अभी काफी आगे चल रहा है, एक दो यूनिट बची है, ऑप्टिक्स बची है और सेमीकंडक्टर न्यूक्लियस पे आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं 11th के वो भी करके आएंगे, और उसमें मैंने आपको कहा था रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले सब रिवाइज करके आएंगे, तो आप लोगों ने रिवाइज कर लिए फॉर्मूले? नहीं किए अभी? कि हमारे एग्जाम में तो सब आएंगे ना, सारे टॉपिक्स आएंगे, तो कुछ कुछ टॉपिक हम साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे, कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को मैंने एनलार्ज कर दिया थोड़ा सा, तो न्यूक्लियस के अंदर है हमारे
न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो 1 फेम्टोमीटर है, यानी 10⁻⁻15 मीटर। वेरी वेरी स्मॉल न्यूक्लियस का साइज। और जो एटम का साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर है, अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रम। तो जो एटम है उसका भी ये 1 लाख पार्ट है, तो उसके 1 लाख पार्ट कर दो 1 एटम के, तो इतना छोटा है। और उसके अंदर हमारे ये न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। सर ये FM क्या है, प्रोटोमीटर? नहीं, फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर कहते हैं इसे। 1 फर्मी भी जैसे शॉर्ट में बोलते हैं, या फेम्टोमीटर। तो जो न्यूक्लियस का साइज है वो इतना छोटा है, और ये जो प्रोटॉन्स है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्रोटॉन्स रिपेल करते हैं, और डिस्टेंस इनके बीच में जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ R बहुत ही कम है, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में। इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बहुत लार्ज फोर्स लगती है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। लेकिन फिर भी हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होता है, यानी मेंटेन करता है अपना साइज, जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इससे भी स्ट्रॉन्गर हो, और वो फोर्स है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि इससे अराउंड 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है कूलम फोर्स से, जिसकी वजह से ये हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होता है। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, जिनकी वजह से रेडियो एक्टिविटी हम स्टडी करने वाले हैं, जिनका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। इस 3 तरह के डिकेज होंगे। तो अगर हम स्टेबिलिटी डिस्कस करने के लिए एक ग्राफ देखें, और यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर लेते हैं, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर मैं इसमें ये 45 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। और इस जो भी एलिमेंट इसके ऊपर आएंगे उनके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के नंबर इक्वल होंगे। तो हम देखते हैं, अगर हम एक्चुअल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करें, तो जो लाइटर एलिमेंट है वो यहाँ होते हैं, इस लाइन के आसपास होते हैं। और जैसे जैसे फिर एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, तो वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता जाता है। ये एक्चुअल न्यूक्लियाई, ये एक्चुअल न्यूक्लियस है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, जब एटॉमिक नंबर कम है तब तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन जब एटॉमिक नंबर बढ़ गया, उस टाइम देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाता है न्यूक्लियस में। तो ऐसा क्यों होता है, आप लोग बता सकते हैं मुझे?
किसी का मन है हिंट देने का? सर जो हाँ बड़े वाले जो होते हैं हाँ, मतलब न्यूक्लियस। एलिमेंट्स, उनको हाँ उनके न्यूक्लियस को स्ट्रांग होना पड़ता है क्योंकि उसके साइज बहुत बड़ा होता है ताकि होल्ड करके रख सके। नहीं, साइज बड़ा होने से क्या कोई, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, सोचो जरा। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो 50 to 60 टाइम स्ट्रॉन्गर है कूलम फोर्स से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो बड़ा भी हो गया तो वो तो फोर्स तो इतनी स्ट्रांग फोर्स लग रही है। और सोचो थोड़ा, रेडियो एक्टिविटी मुझे लग रहा है उसमें भी तो है, तुम्हारी केमिस्ट्री में भी तो है। यस सर है तो। हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है, पहले इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। और इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज मतलब ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी ये 1 फेम्टोमीटर से 1 FM से मैक्सिमम 10 FM तक की इनकी रेंज है। यही इसका कारण है, जो बड़े न्यूक्लियर हो जाते हैं तो जब रेंज उनकी बढ़ जाती है तो बड़े न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने से ये इनफेक्टिव हो जाती है फोर्स, क्योंकि उस ज्यादा डिस्टेंस पे ये रिड्यूस होती जाती है। इसलिए हमें ज्यादा न्यूक्लियाई चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते आते हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कितनी स्ट्रॉन्ग है? 50 to 60 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्ग आ रही है, 50 to 60 टाइम्स। तो इसलिए कूलम फोर्स को ये ओवर पावर कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो फोर्सेज हैं इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज मीन्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सबके बीच में सेम न्यूक्लियर फोर्स लगती है। तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं, सबके बीच में सेम फोर्स लगेगी अगर डिस्टेंस सेम है तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये दिस इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है जो सिर्फ दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इनके लिए ऐसा नहीं है, खाली ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके स्पिन के ऊपर भी डिपेंड करती है।
वैसे अदर मैनी फैक्टर्स हैं, तो ये खाली सेंट्रल टू सेंटर डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि और फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है। इसमें से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इससे हमारा ये ग्राफ एक्सप्लेन हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स है तो जो बड़े वाले न्यूक्लियस होते हैं उसमें ये थोड़े डिस्टेंस के बाद इनइफेक्टिव होने लगती है फोर्स, इसलिए हमें ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए। अब देखें जरा न्यूक्लियर रेडियस कैसे निकालते हैं। यहां तक कोई डिफिकल्टी? और वैसे ये प्रॉपर्टीज सब याद रखनी है। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो हम से निकालेंगे। आर नॉट हमारा कांस्टेंट है 1.1 फेम्टोमीटर। ये हमारा मास नंबर है। और एक और प्रॉपर्टी होती है, जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट हो, सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है, सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है। ये फॉर्मूले याद रखने, कभी कभी इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी हमने बोर्स मॉडल में भी पढ़ा था। तो एक न्यूक्लियस को फॉर्म करने में जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो बाइंडिंग एनर्जी होगी, जो भी एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर कोई न्यूक्लियस है उसको हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, ये Z और इधर Z प्लस न्यूट्रॉन यानी मास नंबर, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए जितने ये हम पहले देखेंगे किससे बनाए, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनका टोटल मास जो भी लेंगे वो हमेशा इस एलिमेंट के मास से, इस न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होगा। यानी इंडिपेंडेंटली अगर हम ये जेड इतने प्रोटॉन लें और इतने न्यूट्रॉन लें और उनका मास ऐड करें तो वो मास इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको फॉर्म करते हैं तो इसको फॉर्म करने से जो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है वो एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से मास रिड्यूस हो जाता है। तो उस बाइंडिंग एनर्जी को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ
neutron minus mass of the element न्यूक्लियस जो हमने फॉर्म किया था। इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें, इससे मास निकालेंगे और इस मास को एनर्जी इक्वल टू mc², इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी। Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी 1h1 प्लस n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ Z प्लस n। अरे क्या लिखा है जेड एम? Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास इनटू एटॉमिक नंबर, प्लस ये न्यूट्रॉन का मास इनटू n, ये सब AU में है, एटॉमिक मास यूनिट में, इनटू c²। बाइंडिंग एनर्जी ऐसे निकालेंगे। और अगर मास डिफरेंस जो हमारा आ रहा है डेल्टा m, उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में निकालें। हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले इसको AMU में निकाल लें मास डिफरेंस को, और फिर 1 AMU को 1 एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी में इक्वलेंट है अप्रोक्सीमेटली 931.5 होता है, लेकिन हम 931 MeV ले लेते हैं इसको। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से डेल्टा m निकालें, डेल्टा m को इससे मल्टीप्लाई कर दें 931 MeV से, सीधे MeV में एनर्जी आ जाएगी, वो बाइंडिंग एनर्जी होगी। और बाइंडिंग एनर्जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनर्जी रिलीज्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। एनर्जी रिलीज्ड when constituents of nucleus are brought from infinity। तो इसको एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यानी जो भी न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको इन्फिनिटी से लाकर बनाने में, उस न्यूक्लियस को बनाने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम बाइंडिंग एनर्जी है। ये एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन, अगर ये न्यूक्लियस है और हम चाहते हैं इसके सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे हो जाए, यानी ये डिसइंटीग्रेट हो जाए पूरी तरह से न्यूक्लियस, तो इसको अलग करने में जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो भी बाइंडिंग एनर्जी है। तो इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट दोनों को ही बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। To separate the constituents to infinity. Constituents. To infinite distance away. तो ऑलरेडी हम वैसे तो हम समझ चुके हैं, ये खाली एक रिपीटेशन हो रहा है क्योंकि ये हमने बोर्स मॉडल में भी किया। तो कितनी एनर्जी चाहिए एक न्यूक्लियस को अलग अलग उसके जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को सबको अलग अलग करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी हम दो पर्पज से स्टडी कर रहे हैं। एक तो हमें न्यूमेरिकल करने बाइंडिंग एनर्जी के, तो उसमें हमें देखना है बाइंडिंग एनर्जी कैसे फाइंड करनी है, और दूसरा बाइंडिंग एनर्जी को अभी हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन, इनके सम को हम न्यूक्लियन कहते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा, और वो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आता है वो हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताता है। तो अगर इसके बीच में हम, यहाँ तक पहले किसी को कोई डिफिकल्टी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मीन्स बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यानी मास नंबर। यानी बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी, और वो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो हमें स्टेबिलिटी बताती है। जिस एलिमेंट की ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा है वो होगी, वो ज्यादा स्टेबल एलिमेंट होंगे। इधर हमने मास नंबर लिया है, और यहाँ पे हमने बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिया है। तो अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा ग्राफ यहाँ पे यूरेनियम U38 है कुछ, और जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है ये हमारा आयरन है, फिर यहाँ कार्बन है, इधर क्लोरीन है, फिर बोरोन है, और फिर इधर ये यहाँ पर ये हीलियम है हमारा, और नीचे यहाँ पे हमारा ये हाइड्रोजन है। तो जो हीलियम हम देख रहे हैं, ये हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है। तो हमें खाली एक आइडिया लेना है, ये ग्राफ हमारा ऐसे आता है, ये हाइड्रोजन है, हीलियम, कार्बन, बोरोन, क्लोरीन, आयरन, और इधर ये यूरेनियम है। इसमें जो हमारे 50 से एलिमेंट है, मास नंबर 50 से लेकर 80 तक ये मोस्ट स्टेबल है।
या न्यूक्लियस है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है या एलिमेंट्स। तो हमें इसका यूज कैसे करना है, ये ग्राफ हमें एक तो इसकी शेप अप्रोक्सीमेट याद रखनी है। एग्जाम में जो भी शेप हमेशा इस तरह की शेप में ही आएगा जब भी आएगा, क्योंकि ऐसी शेप होती है। और हमें ये ध्यान रखना है जो इधर वाले एलिमेंट हैं वो स्टेबल हैं, जो बीच में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी वेरी हाई है, यानी उन्हें पर न्यूक्लियन ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए वो स्टेबल हो जाते हैं जब उन्हें इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जो कि उन्हें मिल नहीं पाती। यहाँ पर हाइड्रोजन देखें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी वेरी लेस। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन इसलिए जो इधर वाले एलिमेंट होते हैं लाइटर एलिमेंट्स, वो लाइटर एलिमेंट्स जो 50 से लेस वाले हैं, तो लाइटर एलिमेंट्स उसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी लाइटर एलिमेंट मिलकर हैवियर एलिमेंट बनाते हैं। तो जो इधर के लाइट एलिमेंट हैं वो ऐसे हैवी एलिमेंट बनाते हैं जो कि इस बीच में आ जाएं, जिससे कि वो स्टेबल हो जाएं। और ये स्टेबल है, और इसके जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उसमें वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूट जाते हैं। वो टूट कर बीच वाले एलिमेंट बनाते हैं जिससे वो भी स्टेबल हो जाएं, तो जिसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, न्यूक्लियर फिजन है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो लाइटर एलिमेंट है वो मिलकर कंबाइंड होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, जिससे कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाती है, और ये वाले उसमें फिजन होता है। तो हमें इसका जो 50 से 80 है, हमें इससे यही पता चल रहा है कि इस रेंज में मोस्ट स्टेबल है। इसके जो लेफ्ट वाले हैं, यानी इधर जो लेफ्ट वाले होंगे उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, और जो इसके इधर वाले हैवियर न्यूक्लियाई है उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन होगा। तो हमें ये जो कुछ क्वेश्चन आएंगे, फ्यूजन किस में होगा, फिजन किस में होगा, किस में चांस है, कौन सी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है, कौन सी नहीं प्रोबेबल है, तो वो हम इसके बेसिस पे बनाएंगे, देखेंगे। यानी कोई भी ऑप्शन दिए होंगे तो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है वो ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। तो इससे स्टेबिलिटी का पता लगता है हमें, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये वाला कर्व हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शेप हमें याद रखनी है और ये रेंज हमें याद रखनी है, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं रेडियो एक्टिव डिके। तो हमारे अल्फा एमिशन है, बीटा एमिशन है, गामा एमिशन है। जब अल्फा डिके होगा, अल्फा डिके यानी हीलियम न्यूक्लियाई, ये हमारा एलिमेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक दूसरे एलिमेंट में। तो ये हीलियम, इसमें से ये अल्फा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियाई। तो हीलियम न्यूक्लियस इससे अलग हो गया, और इसलिए यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, मास नंबर 4 यूनिट कम हो गए। इसके बेसिस पर हम अल्फा डिके के वाले क्वेश्चन करेंगे। और इसमें अगर हमें ये निकालना हो इस इक्वेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी,
इसका मास, उसमें से इन दोनों के मास को माइनस कर देंगे और एमयू में जो मास आएगा उसको फिर हम एमईवी में कन्वर्ट कर लेंगे, या एम इंटू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल लेंगे। तो जो क्यू वैल्यू है, अगर हमें क्यू वैल्यू निकालनी है, क्यू वैल्यू होगी क्यू वैल्यू मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई, मास ऑफ दिस एलिमेंट माइनस मास ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये फॉर्म हुआ इंटू सी स्क्वायर, ये हमारी क्यू वैल्यू आती है, यानी एनर्जी। तो एम एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो हम इस मास को एटॉमिक मास यूनिट में निकाल लें और फिर 1 mu को 931 से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्टली एमईवी में आ जाएगी, और ये यहाँ पर ये ऐसा यूनिट में आएगी। मास को हम केजी में रखें तो एमयू जो है उसे केजी में रखें और सी को मीटर पर सेकंड में, तो फिर ये ऐसा यूनिट में आएगी। और 1 AMU को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग मेरी हेल्प करने वाले हो। 1 AMU कितना है केजी में? 1.66 into 10⁻⁻27 केजी, kg। केजी ना? हाँ, तो उसमें क्या है, हमें 1.66 10⁻⁻27 ये सब रखना पड़ेगा, और सी को फिर स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी स्क्वायर। तो ये लेंथी कैलकुलेशन होगी, इसलिए अच्छा होगा कि हम एएमयू में निकाल लें। हमें एएमयू की यूनिट में ही गिवन होते हैं ये मास, और उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि अभी हमने किया था। तो ये एएमयू को शॉर्ट में 1U ऐसे यू यूनिट में गिवन होगा, और इसके इक्विवेलेंट है 931। 931.5 है, लेकिन हम 931 ले लेंगे, अप्रोक्सीमेट 931 MeV। तो इस तरह से हम अल्फा डीके वाले क्वेश्चन करेंगे। जो बीटा डीके है हमारा, तो बीटा डीके में हमारे पास दो तरह के डीकेज हैं, बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस यानी इलेक्ट्रॉन डीके, और बीटा प्लस यानी पॉजिट्रॉन डीके। तो बीटा माइनस डीके में एलिमेंट कैसे चेंज होगा, ये एलिमेंट था, फिर नया एलिमेंट बन गया, एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो गया, प्लस ये इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर ये यहाँ -1 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए -1 है, प्लस ये एंटी न्यूट्रिनो, इसमें से एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ये एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो एटॉमिक नंबर हमारा एक इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, तो जो भी न्यूक्लियर इक्वेशन होगी उसमें ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो हमें यहाँ पे ये चार्ज बैलेंस कर लेना है। यहाँ एटॉमिक नंबर Z है, तो यहाँ भी Z के बराबर आना चाहिए, Z+1 यहाँ है और यहाँ -1 चार्ज यहाँ पर है, तो इसलिए -1 और Z+1 मिलाकर नेट चार्ज सेम रहा, और मास नंबर इसका मास नेग्लिजिबल है, इसलिए ये मास नंबर और बाकी जो इसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस होगा वो क्यू वैल्यू होगी इक्वेशन की।
तो इसकी जो क्यू वैल्यू है यानी एनर्जी निकालने के लिए इसका मास माइनस वाई एलिमेंट का मास, इन्हीं का डिफरेंस लेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो यहाँ कैंसिल हो जाते हैं, जब कैलकुलेशन में आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेना है हमें। एक्स का मास माइनस वाई का मास इंटू सी स्क्वायर बीटा डिके, बीटा माइनस डिके। इसी तरह से देखें अगर हम बीटा प्लस डिके में तो इससे हमारा वाई एलिमेंट बना जेड माइनस वन, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का भाई है पॉजिट्रॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 1 इसकी वजह से कम हो जाएगा। प्लस यहाँ न्यूट्रिनो एक एलिमेंट निकलता है, न्यूट्रिनो। इसकी क्यू वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसमें मिस्टेक हो जाती है क्यू वैल्यू निकालने में। मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास जब हम इक्वेशन बनाते हैं मैथ्स के हिसाब से, यहाँ पे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा था मास, लेकिन इसमें कैंसिल नहीं होता, यहाँ पे 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए याद रखना है हमें ये। तो यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, ये क्यू वैल्यू हम बीटा प्लस डीके में निकालेंगे। इस तरह से हम बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके करेंगे। और गामा डीके तो खाली फोटोन की एनर्जी होती है, गामा डीके। दूसरा, इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब साइंटिस्ट ने एंटी न्यूट्रिनो की खोज की तो उन्होंने इतनी इक्वेशन ही मालूम थी कि वाई के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, तो उन्होंने ये देखा कि जो क्यू वैल्यू है यानी ये जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जब इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ स्टडी किया गया तो देखा कि काफी इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी इस एनर्जी से बहुत कम थी। तो फिर साइंटिस्ट को तब ये पता चला कि जो बाकी एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, तो बची हुई एनर्जी है दूसरा पार्टिकल शेयर कर रहा था। तो इसी के बेसिस पर इसकी जो एनर्जी का ग्राफ है वो देखा गया कि सभी इलेक्ट्रॉन्स को ये एनर्जी नहीं मिल रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन को ही ये एनर्जी मिल रही है। ये एनर्जी बेसिकली दोनों में डिवाइड हो रही है, तो इसलिए उन्हें पता चला कि एक और पार्टिकल होना चाहिए जिसमें ये टोटल एनर्जी डिवाइड हो रही है। तो इससे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्हें ये पता चला कि एंटी न्यूट्रिनो इसमें निकलेगा और यहाँ पर न्यूट्रिनो। और जो गामा डीके है उसमें तो खाली ओनली एनर्जी ऑफ फोटोन से एमिशन हुआ। इसमें फोटोन्स यानी एनर्जी का डायरेक्ट एमिशन होगा। तो जब भी अल्फा या बीटा डीके होता है तो उसके बाद ये जो एलिमेंट बनता है, ये एलिमेंट हाई एनर्जी स्टेट में होता है यानी एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो इसके साथ गामा डीके जरूर होता है, यानी अल्फा एंड गामा या बीटा एंड गामा ऐसा होता है। मतलब अल्फा या बीटा डीके होगा, उसके साथ गामा डीके जरूर होगा।
क्योंकि जो भी एलिमेंट बनता है वो हाई एनर्जी स्टेट में होता है और वो उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज करके ये फोटॉन्स के फॉर्म में ये स्टेबल स्टेट में आता है। तो ऐसे हम अल्फा बीटा गामा अगर हमें सेम इक्वेशन यूज करेंगे, इसलिए हम अगर एनर्जी डिफरेंस गिवन है हमें डिके के लिए वेवलेंथ निकालें तो सेम रूल एच सी बाई लैम्डा से हम वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी तो बताओ। नो सर। ओके, और वैसे भी ये सब लर्न करने हैं मोस्टली, ये इक्वेशन लर्न करनी है और क्यू वैल्यूज याद रखनी है। फिर मॉडर्न फिजिक्स वैसे आसान मानी जाती है क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के dn by dt, number of decay of nuclei per unit time, dn by dt is proportional to remaining nuclei, बचे हुए न्यूक्लियाई विद नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ये जो डिके हो रहा है ये रिड्यूस होता जाता है टाइम के साथ, तो इसलिए dn by dt इक्वल टू माइनस लैम्डा, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम डिके कांस्टेंट कहते हैं। और फिर इससे ही हम रेडियो एक्टिविटी का लॉ बना सकते हैं। एन वाले एन एक तरफ ले गए वेरिएबल्स और डी टी टाइम वेरिएबल दूसरी तरफ ले गए, ये टाइम 0 से लेके टी तक, और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस का डिके हो रहा है। तो 0 टाइम पे जो न्यूक्लियाई है वो एन नॉट है और टी टाइम पर एन न्यूक्लियर। ये एक स्मॉल इंटीग्रेशन है, ऐसे तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसलिए हमारे पास ये रूल आ गया एन इक्वल टू, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और एन जो है रिमेनिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब अगर ये 100 न्यूक्लियाई थे और अब उसमें से 70 डिके हो गए, 100 थे 70 डिके हो गए, तो ये 30 लेना है हमें, 30। तो ये रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम इस रूल से निकालेंगे। और इसी से हम तो एक और टर्म है इसमें एक्टिविटी, एक्टिविटी फाइंड करते हैं। Activity is defined as number of disintegration per unit time. तो dn by dt, ये डिसइंटीग्रेशन है, इससे नेगेटिव साइन ले लें तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, लैम्डा एन माइनस dn by dt, इससे ही हम एक्टिविटी करते हैं। यानी एक्टिविटी हमारी लैम्डा एन के इक्वलेंट है, लैम्डा डिके कांस्टेंट और एन जितने भी न्यूक्लियाई उस टाइम पर होंगे वो उस टाइम की एक्टिविटी कहलाएगी, जिसकी यूनिट डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड।
इसको हम बेकरल भी कहते हैं, 1 becquerel। 1 becquerel इज 1 disintegration per second। स्पेलिंग बताना बेकरल। BE QUERAL। बीई के बाद BEQUE। ओके आईएल BECVA QUERAL becquerel। और एक्टिविटी को हम क्यूरी में भी कभी कभी यूज करेंगे। 1 क्यूरी, ये मैरी क्यूरी जिन्होंने इन्वेंशन किया रेडियो एक्टिविटी का। 1 क्यूरी है 3.7 into 10⁻10 disintegrations per second। तो ये याद रखना बड़ा आसान है। कैसे? 3 और 7, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, सब 10 है। 10 10 10, इसकी हेल्प से याद रखेंगे इसको। आगे चलें, यहां तक कोई डिफिकल्टी? क्लास, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को? अरे क्यू क्या है? कहाँ पर क्यों? ये सर हर किसी का जो क्यू निकाल रहे हैं। अच्छा, क्यू वैल्यू, वो एनर्जी, एनर्जी कितनी रिलीज हुई, क्यू वैल्यू मतलब एनर्जी। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी नहीं, इस इक्वेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एक्स से ये वाई बना, ये एलिमेंट बने और साथ में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी ओके ऑफ सर। रिजेक्शन है, क्यू वैल्यू। इतनी बार मैंने बोला ये, अब इतनी देर बाद पूछ रहे हो, ये एनर्जी रिलीज है। क्यू वैल्यू ऑफ मैंने सोचा इक्वेशन, टॉपिक खत्म होने के बाद ही पूछते क्यू वैल्यू ऑफ इक्वेशन कहलाती है, क्यू वैल्यू ऑफ इक्वेशन। तो वहां पे एनर्जी भी नहीं लिखते, वो भी ऐसे पूछते हैं, क्यू वैल्यू यही पूछते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये एनर्जी और ये हम इनके मास के डिफरेंस से, इसीलिए जो रिमेनिंग मास है, जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उससे हम एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सर मास कैसे निकालेंगे इनका? मास ये जैसे एक्स एलिमेंट वाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो यस हमें ये एक्स का एएमयू क्वेश्चन में गिवन होगा, ये जो जेड है, ये ए हमें गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, अभी एग्जांपल दूंगा। ओके तो ये सब हमें गिवन होंगे, हमें खाली वो वैल्यू पुटअप करनी है, उससे एएमयू में हमें ये गिवन होंगे, एएमयू में आ जाएगा। ओके 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 931 हमें खुद याद रखना है, या फिर सी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, या 931 उससे मल्टीप्लाई करके एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक सर है, तो इस इक्वेशन में जो रखेंगे वो मास हम एएमयू में रखेंगे या फिर एमईवी में? इसमें अगर हमें सी रखना है, सी को अगर हमें मीटर पर सेकंड में रखना है, तो फिर इसे केजी में रखना पड़ेगा। अच्छा इसीलिए मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि आप एएमयू में रखो, एएमयू में निकालो, सी मत रखो। एएमयू में पहले इसका डिफरेंस निकालो, इनटू 931 करो, अच्छा अच्छा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सीधे आंसर आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी। और नहीं तो कन्वर्ट करने में चांस है कि मिस्टेक पक्का हो जाएगी, क्योंकि वो केजी से मल्टीप्लाई करोगे, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करोगे, मिस्टेक हो जाएगी वो सबका। तो सर यूनिट में फर्क नहीं आएगा उससे? नहीं, इससे जूल में आ रहा है, उससे वोल्ट। और एमईवी और अच्छा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ, एमबीवी मतलब मिलियन 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो तो आपको पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल है, ये भी पता है, 1.6 × 10⁻19। -19 जूल। हाँ, और जनरली जो आंसर होंगे वो एमईवी में ही होंगे, वो आंसर भी एमईवी में ही होंगे इसलिए।
ओके सर, तो 10⁻⁻13 बन जाएगा ना एमईवी तो? नहीं नहीं, -13 कैसे? सर वो 10 की जूल में पावर नहीं, नहीं नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू थोड़ी रखनी है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीचे ऐसे करके बता थोड़ी। रहा हूँ, समझे नहीं अभी बता रहा हूँ। सपोज डेल्टा एम 0.1 AMU आया, मान लेते हैं। जी सर। तो इसके लिए क्यू वैल्यू यानी एनर्जी जो हो गई 0.1 to 931 93.1 MeV। यही आंसर है, अब क्या करना है इसमें? ओके सर, जूल में निकालना हो तो? हाँ निकालना हो तब तब की बात है, तो तब हम ऐसा करेंगे कि हाँ ये 10⁻6 रखें और वो 1.6 10⁻⁻19 रखें, लेकिन मोस्टली एग्जाम में ऐसा कराएंगे नहीं, उन्हें आंसर आपके मेथड चेक करना है, कैलकुलेशन थोड़ी चेक करते हैं। ओके सर, ओके सर। तो आंसर ऐसे दिए होते हैं जिससे कि हम जल्दी आंसर आ जाए हमारा, खाली हमें ये मेथड देखना होता है एग्जाम में। तो अभी हमने एक्टिविटी देखी, अभी हमारा रूल था n = n0 e⁻⁻λT, ये रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला, और एक्टिविटी हमारी है λn। इसलिए अगर मैं इसको भी लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं तो ये इनिशियल एक्टिविटी है, ये λn0, और दोनों को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्टिविटी की टर्म्स में भी सिमिलर फॉर्मूला आ गया, यानी एन की जगह सीधे ए और A0 रख देंगे। A0 इनिशियल एक्टिविटी और ये टी टाइम पर एक्टिविटी। टी टाइम पर एक्टिविटी इससे रिड्यूस होकर ये हो जाएगी, ये एक्टिविटी हो जाएगी। इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखें जरा, हाफ लाइफ यानी जितने टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 50% डिके हो जाते हैं, यानी आधे हो जाते हैं और आधे बचते हैं, वो हमारा हाफ लाइफ है। एन हमारा n0/2 बचे, आधे टिके हो गए आधे बचे, दैट इज हाफ लाइफ। इसको हम टी हाफ बोलते हैं, ये हाफ लाइफ। आधे टिके हुए और आधे बचे हैं, उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो जो हमारे आधे बचे वो टी हाफ हम यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। टी हाफ, हाफ लाइफ का नाम है टी हाफ। तो अगर मैं Ln2 ले लूं तो ये, और ये Lne यानी 1 हो गया, इसलिए लैम्डा इंटू टी हाफ इक्वल टू Ln2, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास।
हाफ लाइफ इससे निकालेंगे, और ln2 की वैल्यू तो हमें पता है। 0.693। हाँ, वो भी याद रखिए क्योंकि कई जगह ये काम आएगी। और इस तरह ये तो से केमिस्ट्री जैसा लग रहा है सेम, उसमें भी है ऐसे ही लिखते हैं। है रेट क्या ऑफ रिएक्शन क्या केमिस्ट्री है, में। केमिस्ट्री में निकालते हैं, हाँ तो अच्छा है। सर क्योंकि उसमें लैम्डा की जगह सिर्फ के आता है, बाकी तो सेम लग रहा है सब बाकी कुछ। सब सेम है तो और भी अच्छा है, उसकी हेल्प से याद रखेंगे इसे। और इसी तरह जो न्यूक्लियस की एवरेज लाइफ है एक न्यूक्लियाई की, डिके होने से पहले वो कितने टाइम रहा, लैम्डा इंटू टी एवरेज इक्वल टू 1, इस रूल से टी एवरेज निकाल सकते हैं। यानी टी एवरेज लाइफ 1/लैम्डा, जो भी डिके कांस्टेंट है उसका रेसिप्रोकल हमें मीन लाइफ देगा। मैं तो आप लोगों को आज रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन देने वाला था, लेकिन आप लोग तो खुश हो जाए आप लोग क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा है। अगली बार फॉर्मूले देख कर आए आप लोग, है ना। सर सेंटर ऑफ मास वाले भी देखने फॉर्मूले। हाँ, सेंटर ऑफ मास सब सब फॉर्मूले देख कर आएंगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि हमारे वो सब टॉपिक्स आने वाले हैं ना। और प्लस हमारा ये कोर्स भी बहुत आगे हो गया अभी, तो हम थोड़ा जो टाइम मिल रहा है उस टाइम में हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। मोशन में क्या क्या फॉर्मूले, मतलब क्या क्या रिवाइज करना है इसमें रोटेशनल रोटेशनल। मोशन ये खाली फॉर्मूले देख कर आओ, खाली सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। उसका तो नहीं करना ना सर, बाकी जो ओमेगा वगैरह के रिलेशंस वगैरह, इसके रिलेशन सर टॉर्क वगैरह जो होता है, रोटेशनल टॉर्क। नहीं, अभी पहले पहले से स्टार्ट करो, फॉर्मूले तो सारे ही करने चाहिए, है ना, फॉर्मूले तो एटलीस्ट हमें करने चाहिए, धीरे धीरे सबकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ओके सर, ओके सर। तो देखो, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है n = e⁻⁻ और अगर इसको मैं हाफ लाइफ में कन्वर्ट कर दूं तो ये फॉर्मूला थोड़ा ऐसा हो जाता है। ये टी हाफ हाफ लाइफ है, टी टाइम बाद इतने न्यूक्लियाई बचेंगे। तो कभी कभी हमारा इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट आएगी। अगर हमें हाफ लाइफ गिवन है, हमें ये पता है कितनी हाफ लाइफ हुई, उसके बाद कितने न्यूक्लियाई बचे, तो हमें ये इक्वेशन हमें फास्ट रिजल्ट देगी। और इसी की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन एक्टिविटी की टर्म्स में भी है। हमें एग्जाम में खुद देखना है कौन से फॉर्मूले से हमारा रिजल्ट फास्ट आ रहा है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है टी हाफ की टर्म्स में, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखने से ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अगर हमें कुछ एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मान लें किसी रेडियो एक्टिविटी इक्वेशन में यह हाफ लाइफ 10 डेज है, और एन नॉट हमारे इनिशियल न्यूक्लियर। अगर हमें निकालना है ये 20 डेज बाद कितने बचे,
30 डेज बाद कितने बचे और 15 डेज के बाद कितने न्यूक्लियाई रिमेनिंग है। तो फर्स्ट केस में देखेंगे 20 डेज यानी कितने हाफ लाइफ हो गई, 2t हाफ हो गए। तो इसलिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, एकदम फास्ट रिजल्ट आएगा। 2 की पावर t अपॉन t हाफ, t अपॉन t हाफ ये 2 है, एन नॉट बाय 4। इसलिए n नॉट बाई 4। और फॉर्मूला ना यूज करें तो भी आ रहा है ये। सर अगले का आ रहा है एन नॉट बाय 8। हाँ, एक n नॉट बाई 2, अगली बार n नॉट बाई 4 और उससे अगली बार n नॉट बाई 8। तो क्योंकि ये तो सीधे सीधे मल्टीपल गिवन है तो ये तो डायरेक्ट आंसर ऐसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। थर्ड वाले केस में फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसलिए सेकंड केस में अपने आप आ गया 30 डेज मतलब तो n कितने होगा, n नॉट बाई 8। अगर 15 डेज पूछा है तो अब यहाँ पे हम लैम्डा में गिवन नहीं है तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला जो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा है ये ज्यादा यूजफुल है। n इक्वल टू n नॉट बाई 2 टू पावर 15 बाई 10। तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास कि इतने न्यूक्लियाई हमारे रिमेनिंग। तो 15 डेज गिवन है तो या जो भी नंबर जो इसका मल्टीपल नहीं है तो उसमें ये हमारा फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल है। और सेम फॉर्म में अगर एक्टिविटी गिवन होती तो भी हम ऐसे ही करते हैं, एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी अगर ए नॉट है फाइंड एक्टिविटी एट 25 डेज, तो हमारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है, बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। ए नॉट बाई 2 टू पावर 5 बाई 2। तो इस तरह से हम एक्टिविटी या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचे ये फाइंड कर लेंगे। वी नॉट बाय 32 रूट 2। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो तुम, 32 बाई 2? 32 रूट 2। सर 4/2 आएगा ना? 4√2 आएगा भाई, 2.5 आया ना या 4√2 आएगा, सर है ना? टू टू पावर 2.5 है, क्लियर है? हाँ जी सर वो देखा नहीं था। 2 टू पावर 2 और √2। तो ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए, बाकी इसमें अगली क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है? नो सर। नो सर। ओके, तो मैं आपकी क्लास आज यहीं तक वाइंड अप करूंगा। अगली बार फॉर्मूले वगैरह आप प्लान करके आना थोड़ी, जिससे कि हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर लें और इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।